स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ विविध चीज़ों पर चर्चा करेंगे और अधिकांशतः इन चीज़ों से प्रश्नों की संख्याओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ये वर्णमाला की जो विविध है, ये कहीं न कहीं आपको वर्तनी में भी मदद करेगी कि किस प्रकार आप शुद्ध रूप में शब्दों और वाक्यों को लिख सकते हैं और अपनी लेखन शैली में सुधार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला के विविध को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा पढ़ेंगे रा के प्रकार। रा के प्रकार। रा के प्रकार। ये रा क्या होता है? तो आप लोगों ने अभी-अभी स्वर और व्यंजन पढ़ा है, तो आप बोलेंगे रा एक व्यंजन है। रा क्या है बेटा? एक व्यंजन है। फिर एक प्रश्न आएगा कि मात्राएँ किसकी होती हैं? तो आप बताएँगे स्वरों की मात्राएँ होती हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा होती है। तो रा एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा होती है। जिसकी क्या होती है बेटा? मात्रा होती है। जिसकी मात्रा होती है। अब ये रा की मात्रा किस प्रकार होती है? तो रा की 2 प्रकार की मात्राएँ होती हैं। रा की कितने प्रकार की मात्राएँ होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेफ रा। रेफ रा होती है और एक होती है बेटा पदेन रा। क्या होती है बेटा? पदेन रा। इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? इनको ढेर सारे शब्दों पर भी चर्चा करेंगे, तभी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर रेफ-रा की मात्रा की बात करें, तो रेफ-रा की मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। पदेन-रा की मात्रा की बात करें, तो पदेन-रा की जो मात्राएँ होती हैं बेटा, वो 2 प्रकार की होती हैं। या तो आपको कहीं पर ऐसे लगा दिखा मिलेगा और दूसरा आपको ये मात्रा के रूप में लगा मिलेगा। तो अब हम दोनों मात्राओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेफ-रा की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। तो सबसे पहले रा के प्रकारों में हम लोग पढ़ेंगे रेफ-रा। रेफ-रा। ये रेफ-रा की मात्रा कैसे लगती है? तो अभी हमने आपको बताई है कि रेफ-रा की मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। ये रेफ-रा होता क्या है? कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो जैसा कि आपको दिख रहा है रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब इससे स्वर को निकाल लिया गया है। तो जो रेफ-रा होती है, ये स्वर रहित होती है। कैसी होती है बेटा? स्वर रहित होती है। ये जिस भी शब्द के मध्य में आएगी, उस शब्द के पीछे वाले वर्ण के ऊपर आपको उड़ंती रा के रूप में ये आपको लगाना पड़ेगा और वहीं से ये वर्तनी का रूप लेगी। जैसे देखते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर इसका उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करें, तो जैसे लिखा हुआ है का प्लस ये रा आधा लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ है मा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो रा के नीचे हलंत लगी हुई है और रा के नीचे जब हलंत होती है, तो ये रा में कौन-सा प्रकार होता है? रेफ रा। इसकी मात्रा कैसे लगती है? उड़ंती के रूप में लगती है और अपने से पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाती है। तो क्या बन जाएगा बेटा? कर्म। क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। धा प्लस रा प्लस मा। तो क्या बन जाएगा बेटा? धर्म। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रेफ रा है, उस रेफ रा के आगे आने वाला वर्ण और पीछे आने वाला वर्ण, दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो रेफ रा के आगे आने वाला वर्ण पूरा है, मतलब इसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है। तो रेफ रा क्या होती है? तो सबसे पहले रेफ रा की मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। ये स्वर रहित होता है। देखिए ध्यान से, रा है, रा में नीचे हलंत लगी है। हलंत लगे होने का मतलब है कि इससे स्वर को निकाल लिया गया है। ये किस प्रकार लगती है? ये जब शब्द के मध्य में आती है, जब ये शब्द के मध्य में आती है, तो अपने पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर उड़ंती मात्रा के रूप में लग जाती है। यहीं से आपको वर्तनी अंतरराष्ट्रीय सीखना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय। कुछ इस प्रकार जब आप लिखेंगे, कई बार वर्तनी में अंतरराष्ट्रीय लिखने को आता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो रा है, रा आधी है। जब ये आधी रा आएगी, तो इस रा को कहेंगे रेफ रा। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है और अपने पीछे आने वाले वर्ण के ऊपर ये चपक जाती है। तो अगर इसको लगाने का प्रयास किया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय वर्तनी का जो शुद्ध रूप है, वो आपको कुछ यहाँ पर इस प्रकार लिखा मिल गया।
तो यहीं से हम लोगों ने रा रेफ रा का पहला प्रकार पढ़ा, जो कि स्वर रहित था। अब हम लोग इसके अगले प्रकार को देखने वाले हैं, जिसे हम लोग पदेन रा के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो है बेटा, ये है पदेन रा। तो जैसे रेफरा देखा था, वो स्वर रहित था, ठीक उसी का अपोजिट होता है, ये रा आपको पूरा दिख रहा है, तो ये जो रा होता है, ये स्वर सहित होता है। क्या होता है बेटा? स्वर सहित। इसके जो आगे आने वाला वर्ण है, वो वर्ण आधा होगा। कैसा होगा बेटा? आधा। लिखकर उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अगर उदाहरण देखेंगे, तो ये का आधा है, ये रा पूरा आ गया, प्लस मा आ गया। ये आपको एक वर्ण लिखा मिल गया। दूसरा आपको लिखा मिल गया। तीसरा आपको वर्ण लिखा मिल गया। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो रा है, पदेन रा, इसकी दो मात्राएं होती है। पहली मात्रा पद यानी पैर में कुछ इस प्रकार लग जाती है, और दूसरी मात्रा कुछ इस प्रकार लगती है। अब प्रश्न ये बनता है, रा तो आ गया, अब इन दोनों में कौन सी मात्रा लगेगी? तो बस इतनी बात याद रखेंगे, टा वर्ग। कौन सा वर्ग? टा वर्ग। टा ठा डा ढा, इसमें ये वाली मात्रा लगा देना, बचे हुए सब में ये वाली मात्रा। अगर ये देखें रा, तो ये क्या टा वर्ग है आगे आने वाला वर्ण? तो आप कहेंगे नहीं। जब नहीं है तो ये वाली मात्रा लगाएंगे, तो बन जाएगा क्रम। क्या बन जाएगा बेटा? क्रम। कैसे पहचाना? ये रा पूरा था, इसके आगे आने वाला जो वर्ण है वो आधा है, तो ऐसे रा को पदेन रा कहा। जबकि पीछे इसका जस्ट अपोजिट था, वहां पर ये रा आधा था, ये वर्ण पूरा था, तो ये वर्ण पूरा था। तो ये जो मात्रा थी पीछे उड़ंती के रूप में लग रही थी। अब ध्यान से देखें, टा वर्ग आ गया है। जब टा वर्ग आता है तो ये मात्रा नहीं लगती है, कौन वाली लगती है? ये। तो क्या बन जाएगा बेटा? ट्रक। ठीक इसी प्रकार क्या बन जाएगा? ड्रम। क्या बन जाएगा बेटा? ड्रम। तो हम लोगों ने रा के प्रकारों को पढ़ा। रा के प्रकार, हिंदी वर्णमाला में रा एक अंतस्थ व्यंजन के रूप में है। आपने पीछे पढ़ा था कि मात्राएं सभी प्रकार के स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन रा एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसकी स्वयं की मात्रा होती है। रा दो प्रकार के थे, एक था रेफ रा, दूसरा था पदेन रा। जो उड़ंती के रूप में लग जाए उसे हम लोगों ने कहा रेफ रा, जो पैरों में पाद में लग जाए उसे हम लोगों ने पदेन रा कहा। पदेन रा में दो प्रकार की मात्राएं थी, सभी प्रकार के शब्दों के लिए, वर्णों के लिए ये मात्रा, और टा वर्ग के लिए स्पेशलाइज्ड ये मात्रा थी। तो हम लोगों ने इसी प्रकार पढ़ा रा के प्रकार। रा में दो प्रकारों को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला विविध में आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियों के बेटा आगत वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आगत वर्ण। आगत का मतलब आने से है बेटा। किससे है बेटा? आने से। आगत का मतलब हो गया बेटा आने से। आने से ऐसे वर्ण जो कहीं से आए हैं। कहीं से, कहां से आए हैं? विदेश से आए हैं। कहां से आए बेटा? विदेश से आए हैं। विदेश से आए हैं। तो विदेश से आने वाले वर्णों को आगत वर्ण या फिर आगत ध्वनियों के रूप में पढ़ा गया। ये कैसे आए हैं? तो अगर आप इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो भारत जैसे विशाल भूभाग पर अनेक आक्रांताओं का आगमन हुआ। उन आक्रांताओं की शुरुआत वर्ष 1498 से शुरू हुई, और यह बढ़ती चली गई और अंग्रेजों पर जाकर ये समाप्त हुई। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत पे ढेर सारे लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं, कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। जब ये आते हैं तो अपने बोलचाल की भाषा को यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, और हमारे समाज द्वारा इनके कुछ शब्दों, कुछ वर्णों को अपना लिया जाता है, और उसे हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी ध्वनियाँ जो विदेश से आई हो, किसी अन्य भाषा की हो, किंतु हमारे समाज और परिवेश ने उसको अपनी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित कर लिया हो, ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? आगत ध्वनियाँ। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि आगत वर्ण या आगत ध्वनियाँ क्या हैं, तो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में अपनाई गई ध्वनियों को ही आगत ध्वनियाँ या फिर आगत वर्ण कह दिया। ये कितने प्रकार के हैं? तो बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आगत स्वर, आगत
स्वर और दूसरा हो गया आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। आगत स्वर कौन सा है? तो आपने कुछ इस प्रकार का एक स्वर लिखा दिखा हो जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। अगर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो ये हिंदी भाषा का हो जाएगा। जब चंद्र बिंदु ना लगा हो तो ये आगत स्वर है जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है। आगत व्यंजन की बात करें तो आपने हिंदी वर्णमाला के इन व्यंजनों को जरूर सुना होगा। इन व्यंजनों में सिर्फ नुक्ते को ऐड कर लिया गया। किसको ऐड कर दिया गया? नुक्ता। ये एक छोटा सा बिंदु नुमा संरचना आपको दिख रही है। इस संरचना को बेटा कहा गया नुक्ता। तो हिंदी वर्णमाला के इन वर्णों पर नुक्ते को ऐड कर आगत व्यंजन बना दिए गए और इस नुक्ते को जोड़कर आगत व्यंजन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में अपनाई गई ध्वनियों या वर्णों को आगत ध्वनियाँ कहा गया। और ये जो आगत ध्वनियाँ थी ये दो प्रकार की थी, पहले आगत स्वर और दूसरे आगत व्यंजन। जैसे आपने कभी लिखा देखा होगा कागज, तो कागज का जो शुद्ध रूप है कुछ इस प्रकार है। जैसे आपने आजाद लिखा देखा होगा तो गा में नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जा के नीचे भी आपको एक नुक्ता लगाना पड़ेगा। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में अपनाई गई ध्वनियाँ हैं। तो इनका तो प्रयोग आपने सीख लिया, किंतु ये आगत स्वर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्द को हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं तो वहां पर आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगर उदाहरण स्वरूप अगर आप देखेंगे तो जैसे टॉफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पर जब आप उसे हिंदी में लिखेंगे तो ये आगत स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे लॉ, लॉ LAW, लॉ का मतलब होता है कानून, मतलब लॉ अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जब आप उसे हिंदी में लिखेंगे तब बेटा इस आगत स्वर का प्रयोग करें। तो विविध में हमने अगला टॉपिक देखा आगत ध्वनियाँ। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में अपनाई गई ध्वनियाँ या वर्ण को हम लोगों ने आगत ध्वनियों की संज्ञा दी, जो दो प्रकार की थी। पहले थे आगत स्वर, दूसरे थे आगत व्यंजन। अगर आगत स्वर की बात करें तो आ के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदु है, चंद्राकार नहीं है बेटा। आगत व्यंजन की बात करें तो का ख ग जा फा, इनके नीचे नुक्ता लगाकर इन्हें आगत व्यंजन का स्वरूप दिया गया और इस स्वरूप को देने वाले व्यक्ति का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमानक वर्ण। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी की जो आदि जननी थी, जो माता थी, वो संस्कृत थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट्ट, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी के इस क्रम में जो आज हम हिंदी को पढ़ रहे हैं वो आधुनिक हिंदी है। तो प्राचीन हिंदी या संस्कृत या अन्य भाषाओं में कुछ ऐसे वर्ण थे जिन वर्णों को हम लोगों ने आज के समय में अपनाने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो आ का मतलब आया नहीं। मानक का मतलब होता है मान्यता, मान्यता। तो यहीं से परिभाषा बन गई ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिन्हें जिन्हें हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त नहीं है, नहीं है, अर्थात इनका हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहा गया? अमानक वर्ण। अब प्रश्न ये बनता है कि ऐसे वर्ण कौन से हैं? अगर आपने कहीं पर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये एक वर्ण लिखा मिलता है। बहुत सारे बच्चे इसको भा पढ़ते हैं, पर ये आज के आधुनिक युग का बेटा झा है। क्या है बेटा? झा। इस वर्ण का उच्चारण और लेखन दोनों में बहुत कठिनाई होती थी। और आप जानते हैं भाषा का एक स्वरूप होता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। तो हिंदी को सरल बनाने के लिए
कुछ जटिल वर्णों का रूपांतरण किया गया और हिंदी को सरल बनाया गया। ठीक उसी प्रकार ये झा है, पहले का झा आज के रूप में ऐसे लिखा जाता है और पहले ऐसा लिखा जाता था। अगर आप पुरानी किताबों को पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये एक वर्ण है जो कि वर्तमान का छोटा आ है। क्या है बेटा? छोटा आ। तो अगर आपसे कोई पूछे अमानक वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, तो वर्तमान समय में ऐसे वर्ण जिन्होंने हिंदी को नहीं अपना रखा है, हिंदी ने उनका त्याग कर दिया है, उनको मान्यता नहीं दे रखी है, ऐसे वर्ण अमानक वर्ण कहलाए। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुका है और आने वाले समय में कई बार और भी आएगा और इसकी प्रामाणिकताएं ज़्यादा हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि अमानक वर्ण क्या होता है। अब अगले व्यंजन है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के बाद आएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपने पीछे व्यंजनों में पढ़ रखा है चा, छा, जा, झा। अगर हम इनकी बात करें चा, छा, जा, झा की, तो अगर आप याद करेंगे तो आपको कुछ तालु के रूप में कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चा, छा, जा और झा। ये चार व्यंजन चा वर्ग में उच्चरित होने वाले व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का जो प्रयोग है वो तालु से होता है। किससे होता है बेटा? तालु से। तो ऐसे व्यंजन जिनका तालु से प्रयोग किया जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके उच्चारण में आपको ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन के रूप में पढ़ा जाता है। फिर दूसरे व्यंजन आपने पढ़ रखे होंगे सा, 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 हा। अगर इनकी बात करें तो इनका उच्चारण स्थान तालु था। आप जब तालु से बोल रहे थे तो आपको ढेर सारा संघर्ष करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार ये दूसरे व्यंजन है सा, 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 हा। अगर हम संघर्षी व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 4 मानी जाती है सा, सा और हा। अगर बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 मानी जाती है, क्योंकि ये स्पर्श करके मुंह के किसी ना किसी भाग से निकल रहे होते हैं। तो इनकी संख्या मानी जाएगी च, छ, जा और झा। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? सा और हा। और स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो चा, छा, जा और झा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे द्वित व्यंजन को पढ़ते हैं। द्वित व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उससे द्वित व्यंजन कहते हैं। इससे पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे आपने लिखा दिखा होगा पक्का। अगर आपने पक्का लिखा देखा है तो ये भी का है, ये भी का है, ये का आधा है। आधा का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आधा का है। तो ये आधा का है, नीचे हलंत लगी है, इसका मतलब इससे स्वर को निकाल लिया गया है। ये का है, का में बड़े आ की मात्रा यानी स्वर लगा हुआ है। जब दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, पीछे वाला स्वर सहित हो, स्वर क्या हो बेटा? सहित हो, और आगे वाला स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, तो ऐसे व्यंजन को द्वित व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर आपको पक्का लिखा दिख रहा होगा, बच्चा लिखा दिख रहा होगा, बिल्ली दिख रही होगी, एक ला आधा है, एक पूरा ला है, फिर दूसरा आपको चम्मच लिखा दिख रहा होगा। तो ये द्वित व्यंजन है। कैसे व्यंजन है बेटा? द्वित व्यंजन। तो आप ये भी याद रखें। अगला है बेटा सा में अंतर। आप इस अंतर को बहुत बारीकी से पढ़ना। कारण क्या है कि आप वर्तनी में इसकी गलती जरूर करते हो, आपको समझ ही में नहीं आता। सा का उच्चारण तीनों का एक ही जैसा प्रतीत होता है और आप लिखने में 100% गलतियां करते हैं। आज के बाद आपसे ये गलती नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लिखने का प्रयास करेंगे। अगर उच्चारण स्थान में देखें तो बेटा ये वाला जो सा है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धया से, और इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से। इन छोटी बारीक चीजों को समझने के बाद आप लगभग 85 से 90% तक इन सा के प्रयोग को सीख जाएंगे। बचे हुए प्रयोग को हम लोग संधि में सीखने का प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहले इन तीनों सा के उच्चारण स्थान पर चर्चा करी। ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान तालु, इस सा का मूर्धन्य और इस सा का किससे होता है बेटा? दंत से होता है। अब वर्णमाला पर एक बार फिर से जाने का प्रयास करते हैं, तब आप समझ पाएँगे कहाँ पर किसको लिखा जाए। ये का वर्ग था, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग था, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। अगर हम बात करें बेटा, ये जो का वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान होता है बेटा कंठ से। किससे होता है बेटा? कंठ से। इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य से। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से और इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से। बहुत बारीक समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब ये वाला सा आ जाए बेटा, तो ये वाले सा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालु से। तो जब भी कभी चा आपको देखने को मिल जाए, चा वर्ग देखने को मिल जाए, तो ये वाला सा लगा देना। फिर ये जो टा वर्ग है, इस टा वर्ग में आपको ये वाला सा लगाना है, क्योंकि टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से है, तो ये वाला मूर्धा लगाना है और अधिकांशतः आपको इन 2 वर्णों के साथ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आप इसके उदाहरण जब बताएँगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला ये जो सा है ये दंत है। कैसा है बेटा? दंत। तो ये जो दंत है, दंत के साथ इस वाले सा का प्रयोग करें। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों सा में कब किसके साथ किस सा का प्रयोग किया जाएगा। अगर चा वर्ग आ जाए तो ये इस वाले सा का प्रयोग करेंगे। अगर टा वर्ग आ जाए तो टा में भी टा और अड़ा ज़्यादा आएगा तो इस सा का प्रयोग करेंगे। जब दंत वाला आएगा तो इस सा का प्रयोग किया जाएगा। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए यहाँ पर बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे इसका उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं बेटा तालु। सबसे पहले हम लोग इसी सा को देखेंगे। जैसे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र एक उदाहरण है। तो आपको पता है कि दु दादा में छोटे ऊ की मात्रा, दु आधा सा चरित्र, ये लिखा है दुष्चरित्र। कैसे पहचाना हमने कि इस वाले सा का प्रयोग किया जाए? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुष्चरित्र, अगर हम दुष्चरित्र की बात करें तो यहाँ पर आपको चा लिखा दिख रहा है। चा के पहले जो सा आएगा, आप बोलने पर समझ में आ जाएगा दुष्चरित्र, सा की बात कर रहा है, दुष्चरित्र सा की बात कर रहा है। तो चरित्र है, चरित्र में कौन सा वर्ग है बेटा? चा। जब ये चा आएगा तो चा के साथ तीनों में कौन सा सा आता है? ये वाला सा। तो हमने लिख दिया दुष्चरित्र। एक और उदाहरण देखते हैं। हरिश्चंद्र, क्या देखेंगे बेटा? हरिश्चंद्र। बेटा ये हरिश सा आ रहा है, ये तो नाम से ही समझ में आ गया कि सा आ ही रहा है। तो सा तो आ गया आधा। बेटा ये चा आया है, चा के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? तो चा बेटा तालु है और तालु वाले ही सा का प्रयोग किया जाएगा, तालु वाला सा ये है। तो इसका दूसरा उदाहरण हो गया हरिश्चंद्र। ऐसे न जाने कितने अनेकों उदाहरण हो सकते हैं, पर आप 2-4 में देखेंगे तो 99% ये प्रमाणिक ही बैठेगा। ठीक है? अगली बात करते हैं बेटा मूर्धन्य वाले की, यानी कब इस सा का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे अगर आपने हमने बोला दुष्ट, 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 तो आप नहीं समझ पा रहे हैं किस सा का प्रयोग किया गया। तो एक छोटी-सी बात बताएँ, लास्ट में तो टा आ रहा है ना? जब टा आता है तो ता मूर्धा से बोला जाता है, तो मूर्धा वाले सा का प्रयोग किया जाएगा, तो हो गया दुष्ट। ये वाला मूर्धा वाला सा है। एक और देख लेते हैं। अधिकांशतः ता और अणा के साथ होगा। जैसे हमने लिख दिया कृष्ण, तो देखिए अणा है, अणा का अगर हम देखेंगे तो मूर्धन्य है और मूर्धन्य के साथ इस सा का प्रयोग किया जाए। जैसे कष्ट, क्या हो गया बेटा? कष्ट। तो ये हम लोगों ने देखे मूर्धन्य वाले के। किसके देखा बेटा? मूर्धन्य वाले के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग तीसरे देखने वाले हैं बेटा दंत वाले के। तो अगर हम लोग दंत वाले की बात करें, तो दंत वाले में इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है नमस्ते। क्या लिखा है बेटा? नमस्ते।
कैसे पहचाना ये वाला सा है? तो ये जो सा के बाद वाला वर्ण है, ये ता लिखा दिख रहा है आपको? ये ता है, तो ता दंत का है और दंत वाले के साथ दंत वाला ही आएगा, तो ये सा है, आधा सा इसी का लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूलभूत अंतर सा और सा में समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अधिकांशतः इसकी प्रामाणिकताएँ बैठती हैं, सटीक बैठता है, 99% यहीं से सही हो जाएगा। जो बचा-कुचा है उसे हम लोग संधि में पढ़ेंगे। तो ये छोटा-सा टॉपिक था, जो कि वर्णमाला के विविध से संबंधित था। ठीक इसी प्रकार वर्णमाला खत्म हुई। अगली क्लास में हम लोग लगभग 150 से 200 प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप छोटी-छोटी बारीक चीज़ों को याद करेंगे और अगली क्लास में जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।